Hello viewers, my name is Bilal Khan and I am here with another video, and today we are gonna learn about bill and hold arrangements. That is another topic of step number 5, revenue. जो revenue model है आपका 5 steps हैं, तो 5th step में एक और टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट टॉपिक्स इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। तो आज हम बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि बेसिकली ये है क्या। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम कम्युनिटी वॉल पे बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल शेयर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट बताता हूँ ड्यूरिंग द वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। और आए शुरू करते हैं। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स क्या होती हैं? तो जी, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स, जैसे कि नाम से हमें लग रहा है कि बिलिंग मतलब बिल से मुराद है बिलिंग करना, और होल्ड करना मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग में उर्दू में देखें तो या हिंदी में देखें तो होल्ड मतलब उसको रोक लेना। तो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, बिलिंग करना और उसको रोक लेना, इसका क्या मतलब है? ये उस सूरत में होता है कि जैसे कि कस्टमर ने आपसे कोई चीजें खरीदी, ठीक है, सेल हो गई, लेकिन वो कह रहा है कि जो इन्वेंट्री है, जो एसेट्स हैं या फिर गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स में ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो बाद में लेकर जाएगा। वो कह रहा है कि आप अपनी प्रेमिसेस पे रखो, मैं आपसे बाद में लेकर चला जाऊंगा। ठीक है जी। तो आए इसको डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अभी शायद आपको समझ में ना आया हो, लेकिन अब आपको मजीद समझ में आ जाएगा जब हम इसको मजीद पढ़ेंगे। Bill and hold arrangement is a contract under which an entity bills a customer for a product, but the entity retains physical possession of the product until it is transferred to the customer at a point of time in the future. ठीक है जी। कस्टमर की बिलिंग कर देगा, इनवॉइस बना देगा, लेकिन फिजिकल पोजीशन यानी कि उसके पास ही रहेगा, जो सेलर है उसके पास ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सूरत में हो सकता है कि हो सकता है उसके बाद रखने की जगह ना हो एसेट को, इन्वेंट्री को। हो सकता है कि उसकी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, जहाँ पे वो होल्डिंग कॉस्ट है, आपको पता होगा होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, वो ज्यादा हो, वेयर हाउस कॉस्ट ज्यादा हो, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो इस सूरत में इस तरह की अरेंजमेंट कर रहा होता है कस्टमर। कस्टमर नॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहा होता है। सही है जी। फॉर दिस टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद इन रेवेन्यू, द कस्टमर मस्ट हैव ऑब्टेन्ड कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट। कंट्रोल जरूरी है कि इसमें ट्रांसफर हो चुका हो, यानी कि सेल हो चुकी हो, इन अदर वर्ड्स, despite it physically remaining with the entity। सही है जी। there may be a free for custodial may be a custodial service। हो सकता है कि सेलर आपसे होल्डिंग फी चार्ज करे कि भाई आप मेरे पास गुड्स रखवा रहे हो, तो वो आपसे बोले कि इसकी आप पेमेंट करो, इसकी एक चार्जेस होंगे कि मैं होल्ड करूंगा, तो वो आपसे फी चार्ज करे। वेयर द एंड, ठीक है जी। there may be a fee for custodial fee services where the entity recognizes a fee for holding the goods on behalf of the customer। This performance obligation would be satisfied over time। क्यों ओवर टाइम के लिए रख रहा है? 2 साल रख रहा है, 3 साल रख रहा है, तो लॉन्गर पीरियड के लिए रख रहा है, तो इन दैट केस इसलिए इस पे ओवर टाइम की जो रूल्स होते हैं वो अप्लाई होंगे। सही है। सो एनी रेवेन्यू वुड बी रिकॉग्नाइज ऑन दिस बेसिस। सही है जी। फॉर अ बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट टू एग्जिस्ट, ये अगेन वही पॉइंटर्स हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फॉर अ बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट टू एग्जिस्ट, द कस्टमर मस्ट हैव रिक्वेस्टेड द अरेंजमेंट। कस्टमर आपको बोलेगा, सबसे पहली बात, सबसे पहला क्या क्राइटेरिया कि कस्टमर आपको बोलेगा कि भाई मेरे गुड्स अपने वेयर हाउस पे रख लो, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है जी। द प्रोडक्ट मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू द कस्टमर। सेपरेटली रखना है। जब वो सेलर को अगर वो रिक्वेस्ट करता है कस्टमर, तो सेलर की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को सेपरेटली रखे, आइडेंटिफाइबल रखे कि ये किस कस्टमर के हैं। अगर मल्टीपल कस्टमर हैं, तो फॉर एग्जांपल कस्टमर ए है, तो उस कस्टमर ए का फॉर एग्जांपल उस पे एक तरह से चिट लगा दे कि ये कस्टमर ए से बिलोंग करते हैं, ये हमारे गुड्स नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसके वेयर हाउस के अंदर अपनी भी इन्वेंट्री पड़ी हो, और जिस कस्टमर ने इस तरह से अरेंजमेंट की है उसकी भी इन्वेंट्री पड़ी हो, तो वो आइडेंटिफाइबल होना जरूरी है। द प्रोडक्ट मस्ट बी रेडी फॉर फिजिकल ट्रांसफर टू द कस्टमर। ऐसा ना हो कि वो खुद ही यूज करना शुरू कर दे उसकी इन्वेंट्री को, ऐसा ना हो। ठीक है। तो फिजिकली ट्रांसफर के लिए भी अवेलेबल होने चाहिए। द एंटिटी कैन नॉट हैव द एबिलिटी टू यूज द प्रोडक्ट सेल टू इट
इट टू समवन एल्स, ऐसा भी ना हो कि वो खुद ही यूज करना शुरू कर दे जैसे मैंने कहा, या फिर वो किसी और को सेल कर दे। तो ये था बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ना, कोई मुश्किल नहीं है। इस पिक्चर को भी देख लिएगा, ये थोड़ी सी शायद आपको समझ में आए। क्या बोल रहा है? बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट अकर्स व्हेन द सेल इज कंप्लीटेड बाय द बायर, आस्क द सेलर टू रिटेन द गुड्स एंड शिप एट अ लेटर डेट। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि यहाँ पे लिख भी रहा है, कैन यू शिप द गुड्स नेक्स्ट मंथ, आई डोंट हैव रूम इन माय वेयर हाउस। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि उनके पास जगह नहीं होती रखने की, तो वो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट कर लेते हैं, यानी कि वो चीज खरीद भी लेते हैं, लेकिन वो बाद में लेटर डेट पे उसको जो है मंगा रहे होते हैं। सही है जी। तो आए, इसकी एक एग्जाम्पल है मेरे पास जिससे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर दो तरह की अरेंजमेंट्स हैं। वो कौन सी हैं, जब आप ये वीडियो देखेंगे वो लास्ट वाली, तो आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल जो इससे पिछली वीडियो है, मेरे ख्याल में 15 या 14 है, वो आपने लाजमी देखनी है। 14 और 15 दोनों देख लें, फिर इस एग्जाम्पल पर आइएगा, ताकि आपको ये वीडियो भी समझ में आए और एग्जाम्पल भी समझ में आए। सही है, तो आए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जोहान एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग सेल्स ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। सही है जी। जोहान है कोई कंपनी और वो सेल्स ट्रांजैक्शन कर रही है कुछ। दो तरह की इसमें ए और बी है, पहले हम ए को करेंगे फिर हम बी को करेंगे। ए, ऑन 1 अप्रैल 2016 इसको कह लेते हैं, जोहान सोल्ड इट्स फैक्ट्री टू क्राइफ। क्राइफ अ फाइनेंस कंपनी, क्राइफ करके कोई फाइनेंस कंपनी है। जोहान ने उसको अपनी फैक्ट्री बेच दी है फॉर $800,000। जोहान कंटिन्यू टू यूज द फैक्ट्री एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरेंस मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि इसने बेच दी है, लेकिन उस फैक्ट्री की हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरेंस की, मेंटेनेंस की, वो उसकी है। जोहान हैज द राइट टू रीपरचेज द फैक्ट्री। रीपरचेज द फैक्ट्री, यानी कि ये जो केस मुझे लग रहा है ना, ये लास्ट वीडियो से रिलेटेड है, रीपरचेज से। तो जैसे कि मैंने कहा, लास्ट वीडियो जरूर देखना, ये रीपरचेज से रिलेटेड है। और इसमें ऐसा ही होता है कि आपको, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये जो पॉइंटर्स हैं ये याद कर लिया करें, जो मैं खासतौर पर रेड कर रहा हूँ, इनको इनको याद कर लिया करें, क्योंकि इस तरीके से ही आपको आइडेंटिफाई होगा कि ये कौन सा सिनारियो के बारे में डिस्कस कर रहा है एग्जामिनर, एग्जाम के अंदर भी और यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप इन पॉइंटर्स को याद कर लें। तो ये रीपरचेज की कहानी है। Johan has the right to repurchase the factory for $80,000 on 1st April 2019 after almost 3 years, representing a 7% growth in value each year. At 1st April 2016, the factory had a fair value of, जिस दिन ये मतलब सेल कर रहा है उस दिन फेयर वैल्यू क्या रहा है, 1.5 मिलियन है, विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ 600,000। द फेयर वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय अप्रैल 2019। जो फेयर वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी 3 साल बाद। सही है जी। तो अच्छा, इसमें जैसे कि उसके कुछ पॉइंटर्स से अगर आप री परचेज जाके देखेंगे लास्ट वीडियो, तो उसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा कि जो बिलो फेयर वैल्यू होनी चाहिए, फेयर वैल्यू इसकी देखें ज्यादा है 1.5, और ये कितने में कर रहा है 800 पे। ठीक है जी। कैरिंग अमाउंट इसका 600 था, लेकिन ये फेयर वैल्यू इसकी 1.5। तो हमने ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं रीपरचेज के, जो आप लास्ट वीडियो जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। द सिनेरियो इंडिकेट्स दैट कंट्रोल ऑफ द फैक्ट्री हैज नॉट पास्ड टू क्राइफ। ये एक आपकी और एग्जांपल हो गई एक तरह से रीपरचेज की। लास्ट में भी एक मैंने कराई थी आई गेस, आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इधर भी एक एग्जांपल हो जाएगी रीपरचेज की। तो दो एग्जांपल आपको मैं करा चुका हूँ तकरीबन। तो आए इसका सॉल्यूशन को देख लेते हैं दोबारा। The scenario indicates that control of the factory has not passed to Kraft. Johan has retained use of the factory as well as responsibility for maintaining, ensuring it. बिल्कुल ये repurchase का agreement है। In addition to this, the sale has been made at a value significantly lower than the market value, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया। The option to repurchase is also significantly below the market value. Again वही बात कर रहा है तकरीबन। Therefore, this should not be treated as a sale. Sale नहीं होती जब भी repurchase होती है, is a फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन होती है, लोन ट्रांजैक्शन होती है। तो देखें यही बोल रहा होगा ये भी, द फैक्ट्री शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एसेट को जो सेलर है वो रिमूव नहीं कर सकता, क्यों, फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जोहान। द 800,000 शुड बी ट्रीटेड एज अ लोन। एज अ लोन है, उसको कैश की भी जरूरत थी, उसको एसेट की भी जरूरत थी, with 7% interest recorded on it each year. Therefore, for the year ended 31st March 2017,
ये इतना इंटरेस्ट बनेगा 800,000 के ऊपर 7%। बेसिकली जो ग्रोथ है वो इसको कह रहा है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये एक तरह की फाइनेंस कॉस्ट है और शुड बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंस कॉस्ट, एक तरह का इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट को हम हमेशा इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट इज योर इंटरेस्ट एक्सपेंस, और बैंक क्रेडिट नॉर्मली बैंक से ही कट रहा होता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बैंक से कटता है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से इसकी नॉर्मली डबल एंट्री बनती है। सही जी। तो ये हमारा रीपर्चेज एग्रीमेंट था। अब हम भी एक और सिनारियो था इसके अंदर, इसने पूछा भी हमने वैसे रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी चाहिए, हमने नहीं पढ़ी, लेकिन चले पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्ड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट फॉर द इशू ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ने इसी ईयर का पूछा था जो इसने सोल्यूशन में भी बताया है। अब आए जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो बेसिकली बिल एंड होल अरेंजमेंट से रिलेटेड है, वो अब आएगी बी बेसिकली। तो एक और अरेंजमेंट में भी ये एंटर हुआ है, कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2017 जोहान सेल्स एन ओवन प्लस स्पेयर पार्ट्स टू मार्को फॉर 220,000, $2,20,000 के ओवन है और साथ में कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं। The price was split between 200,000 for the oven and 20,000 for the spare parts. Johan delivered the machine on 31st March 2017, उसी दिन दे दी, but was asked to hold the spare parts for by Marco. देखें ये होल्ड करने का बोल रहा है, तो ये बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट मुझे लग रहा है। Because Marco's factory was very close to Johan's warehouse, Johan expects to hold the spare parts for 2 to 4 years. 3-4 साल, 2-4 साल के लिए रखेगा ये अपने पास। जब भी ऊपर वो बोल रहा था कि जब भी इस तरह की होल्ड अरेंजमेंट्स होती हैं, बिलिंग एंड होल्ड अरेंजमेंट्स, तो होल्डिंग वाला जो पार्ट होता है वो ओवर टाइम रिकॉर्ड होता है। सही है जी। The parts are kept separately in the warehouse, बिल्कुल सही है। Cannot be used or sold by Johan and are ready for immediate delivery or collection of Marco's request. Johan agreed to the transaction as it decided that holding cost would be insignificant, ना होने के बराबर है, तो इतने मसले की बात नहीं है। ऑल्दो इधर देखा जाए तो अगर हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की बात करें, 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है यहाँ पर। कौन कौन से? ओवन है, स्पेयर पार्ट्स हैं, और तीसरा होल्डिंग का भी उसने बोला, तो ये भी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट है, तो वो हमारे लिए इतने मसले की बात नहीं है। तो आए इसका सोल्यूशन देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बी, this is a bill and hold arrangement. Even though Johan retains physical possession of the parts, Marco retains control. This can be seen in the fact that Johan cannot use or sell the goods and must release them immediately upon Marco's request. In this arrangement, there are potentially 3 performance obligations. जैसे कि मैंने कहा, these will be provision of the oven and the spare parts and the storage of the spare parts. However, the storage of the spare parts is deemed insignificant. Insignificant है तो इसलिए हम इसको नहीं ले रहे, जैसे कि मैंने ऊपर कहा। The performance obligation to provide the machine and the spare parts appear to be met on 31st March 2017. So the full $220,000 revenue can be recognized on this date. सही है जी। If the cost to store the parts had been deemed to be significant and therefore part of the transaction price, the price related to this performance obligation would be separately recognized over the expected period of holding the एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ होल्डिंग द पार्ट्स। तो जो पार्ट्स वाला पार्ट है वो ओवर टाइम होगा, बाकी जो है नॉर्मली जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है वैसे ही होगा, यानी पॉइंट इन टाइम पे होगा। तो दिस वाज बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि इससे मेरे लिए एक मोटिवेशन है और मैं इस वजह से और भी वीडियोस बनाने के लिए मेरे लिए मोटिवेशन हो जाती है। तो यहाँ वीडियो को यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अवर पॉसिबली कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज जो होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जिसको इन अदर वर्ड्स कहते हैं, उस पर होगा। टिल देन गुड बाय, अल्लाह।